हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को कल शाम की क्लास में हमने बता दिया था कि आज आप लोगों को एकदम संस्कृत के सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। और दूसरी बात, जो आज के क्वेश्चंस होने वाले हैं वे सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट आप सभी लोगों के लिए आज की इस क्लास में लेकर आए हैं। तो संस्कृत की इस इंपॉर्टेंट क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को समझकर आंसर करिएगा। आपकी कम से कम 20+ की सटीक तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। सभी सब्जेक्ट को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। आपको 200 क्वेश्चन हमने बाल विकास के करा दिए हैं, इसके अलावा 150 क्वेश्चन ईवीएस के करा दिए हैं। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। आप लोग साथ में ही आंसर करिएगा और नोट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपकी इस क्लास में सही हुए हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संधि होती है। संधि दोस्तों क्या होती है ये आप लोगों को बताना। बहुत बार आपको हिंदी में और संस्कृत में दोनों में ही ये क्वेश्चन देखने को मिला है, संधि क्या होती है। तो दोस्तों आपको कई बार बताया है कि संधि जो होता है वो दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। तो काफी लोग जिन्होंने दो शब्द या दो पद किए थे उनके ये तीनों ऑप्शन गलत है। यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। पहले पद का और दूसरे पद का, जो पहले का अंतिम वर्ण होगा और दूसरे का आपका पहला वर्ण जो होता है, इन दोनों से मिलकर संधि बनती, इन दोनों से मिलकर आपका संधि से बना हुआ पद बनता है। याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हमने आपको अभी संधि से, स्वर संधि से रिलेटेड 120 इंपॉर्टेंट उदाहरण बताए थे। उसमें एक उदाहरण था लाकृति। शब्द में संधि कौन सी है? लाकृति में संधि। तो इसमें हमने आपको विच्छेद क्या बताया था? री प्लस आकृति, इससे मिलकर आपका क्या बना था? लाकृति शब्द बना था। और यहां पर हमने जब आपको संधि का नाम लिया था तो आपकी यण संधि हुई थी। जी हां दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनका बी नंबर ऑप्शन चूज किया है जिन्होंने, उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझते रहिए, नोट जरूर कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा आज की इस क्लास में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसी के अनुसार कम समय में क्वेश्चंस को देखना है और आंसर करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पद कौन से होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगा दिए जाते हैं, प्रारंभ में लगा दिए जाते हैं, तो वे आपके पद क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इनमें से आपको बताना कि कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही इजी है। पठ गम चल, ये तीनों आपको क्रियाएं दी गई हैं, तो आपके प्रारंभ में लगेंगी नहीं। इसके अलावा आपका कौन सा शब्द बचा? ये आपका अव्यय पद दिया गया निस, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक उपसर्ग पद के रूप में आ जाता। निस्साहस हो गया आपका, निश्चल हो गया, ये सभी आपके निस उपसर्ग से बने हुए शब्द होते हैं। तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, आगम होता है। आगम क्या होता है? मित्रवत, शत्रुवत, ए और वी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आगम पद के बारे में यहां पर बात की गई है, तो ये आपका मित्रवत पद होता है। यहां पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थोड़े अलग से क्वेश्चंस भी आपको आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में यहां से जरूर देखने को मिलेगा, और पूरा पैटर्न आपका इसी के अनुसार एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, सल प्रत्याहार के वर्ण कहलाते हैं। सल प्रत्याहार के वर्ण जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? आपने प्रत्याहार पढ़े होंगे, उसी में आपका जैसे अच हमने आपको बताया था, सल प्रत्याहार होता है। और सल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण जो आते हैं वो कौन से आते हैं? आपका सा, सा, सा और हा, ये आपके चार वर्ण आते हैं। तो ये चारों वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आसानी से आप लोग अब तो चूज कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हें हम ऊष्म व्यंजन के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। तो आपके या, रा, ला और वा, ये आपके चारों जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनके भी नाम आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार आपको हिंदी या संस्कृत दोनों में से कहीं एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा। स्पर्श व्यंजन आपके
का से प्रारंभ होकर के आपके जो ना तक के वर्ण आते हैं वे सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक में आपके 5 वर्ण होते हैं, टोटल मिलाकर के इनकी संख्या 25 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका री हो गया, ला हो गया, वा हो गया, ऐसे वर्ण ही अब पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान में। तो यहाँ पर आपको वा का उच्चारण स्थान बोलने से ही क्लियर हो गया होगा कि एक तो आपके ओठ लग रहे हैं, किसमें लग रहे हैं? दांत में, यानी कि ये दंतोष्ठ कहलाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? दंत्योष्ठ के नाम से जानते हैं, जो कि वा का उच्चारण स्थान होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस संधि में प्राप्त होता है? इंद्रकील पर्वत की हम लोग बात कर रहे हैं और ये किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? सॉरी, यहां पर आपको ग्रंथ का नाम बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इंद्रकील पर्वत का जो वर्णन देखने को मिलता है ये आपका किरातार्जुनीयम में देखने को मिलता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन हम बिल्कुल सिलेक्ट कर देंगे, बिल्कुल सही मानेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता, किरातार्जुनीयम के रचनाकार, ये आपका लौकिक साहित्य है। यहां से कम 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलिए यूपी टेट में, और इतने ही क्वेश्चन आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेंगे। तो इसके रचनाकार का नाम है भारवी। भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है और इसी प्रकार के क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरातार्जुनीयम। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। विसर्ग संधि का उच्चारण स्थान, विसर्ग संधि नहीं, केवल विसर्ग जो होती हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने, कंठ, तालु, मूर्धा या फिर इसका दंत दिया गया। तो विसर्ग जब हम किसी के अंत में लगा देते हैं तो उसका उच्चारण स्थान जो होता है वो आपका कंठ कहलाता है। दोस्तों यहां पर भी आपका ए नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। आपका विसर्गें जो होती हैं वो कंठ या फिर कह सकते हैं जीभ का अंतिम भाग और कंठ से जुड़ा हुआ हिस्सा जो होता है वहां से इसका उच्चारण स्थान होता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या दिया गया है, समया शब्द के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों विभक्ति से भी 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और समया पद के योग से जो आपकी विभक्ति बनती है उसके जो मुख्य रूप से विभक्ति आपको मिलेगी वो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। द्वितीय विभक्ति होती है, समया शब्द के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ काफी अन्य पद भी होते हैं, पूरा एक सूत्र होता है, वो आप लोगों को जब विभक्ति की अलग से मैराथन क्लास लाएंगे तब आपको बता देंगे। संस्कृत की मैराथन क्लास भी बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दान देने में विभक्ति प्रयुक्त होती है। दान देने में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों दान देने में आपकी विभक्ति दानार्थे चतुर्थी, इस रूप में इसको हम बोलते हैं, यानी कि दान देने में हमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं प्रत्येक चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक के रचनाकार या लेखक कौन है? ध्वन्यालोक एक रचना है और आपके सामने ऑप्शंस हैं, कुंतक, मम्मट, अगला है जयदेव या फिर आनंदवर्धन। रचना का नाम है ध्वन्यालोक, फिर से देख लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी नंबर ऑप्शन है। आनंदवर्धन इसके रचनाकार हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, आधार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों संस्कृत में जब हम लोग आधार की बात करते हैं तो इनके कुल प्रकार जो होते हैं वो मुख्य रूप से आपके कौन कौन से होते हैं? डी होता है, यानी कि आपके 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया। सभी 12 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपके 3 आधार देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से आधार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैषधम विद्वदौषधम उक्ति किस कवि के विषय प्रचलित है? किस कवि के विषय में प्रचलित है? नैषधम विद्वदौषधम, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, श्रीहर्ष, इसके बाद माघ, बाणभट्ट या फिर कालिदास। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन श्रीहर्ष जी का नाम आ रहा है। इनकी रचना है नैषधीय चरितम, उसी के आधार पर यह उक्ति ली गई है और आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रीहर्ष, इनकी रचना भी याद करते
हैं। चलिए साथ में बाकी लोगों की रचना इसीलिए नहीं बता रहे कि आप लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्वस्त शब्द के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। विश्वस्त शब्द जब हम प्रयोग में लाते हैं तो वहां पर आपकी विभक्ति जो आएगी मुख्य रूप से कौन सी आएगी, द्वितीया, सप्तमी, तृतीया या फिर पंचमी। तो यहां पर आपका 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो सप्तमी विभक्ति होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। विश्वस्त पद के साथ आपको कौन सी विभक्ति मिलेगी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, पंचगवम में समास कौन सा होगा। पंचगवम यानी कि क्या है, 5 गांवों का समूह है। यानी कि पंचगवम जब हम कह देते हैं तो वहां पर आपका संख्यावाचक पद आ रहा है, समूहवाचक पद आ रहा है और यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत में समास विग्रह भी थोड़े अलग होते हैं, वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपको संस्कृत में पद दे दिया जाएगा और उसका समास विग्रह पूछ दिया जाएगा, जहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव उक्ति का मूल स्रोत क्या है। तो दोस्तों मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये पूरी आपकी उक्ति है, सूक्ति है और ये आपकी जो ली गई है ये आपकी तैत्तरीयोपनिषद से ली गई है। तैत्तरीयोपनिषद इसका नाम है, उपनिषद है एक प्रकार का, और इसी से इस उक्ति को लिया गया है, याद कर लीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद जो होते हैं सबसे प्राचीन लिखित शब्द कहे जाते हैं, ग्रंथ कहे जाते हैं, जिनमें हमारी संस्कृति हमारे बारे में जो प्राचीन बातें हैं वो सब लिखी गई हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवाच्य के कर्ता की विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के कर्ता की विभक्ति आप लोगों को बतानी है और यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथमा, द्वितीया या फिर तृतीया या चतुर्थी। कर्मवाच्य की बात कर रहे हैं तो दोस्तों जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में जाते हैं तो आप लोगों को हमने बताया है जो कर्ता होता है वो आपकी प्रथमा से किस में परिवर्तित हो जाता, तृतीया विभक्ति में। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर आपकी जो विभक्ति आ जाएगी वो कौन सी होगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। आपकी कर्मवाच्य के अंतर्गत विभक्ति जो प्रयोग में लाई जाती है वो तृतीया विभक्ति होती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्या विहीना पशु सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो यहां पर आपको बताना है विद्या विहीन जो व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है, ये कहां से ली गई सूक्ति है। 18 नंबर क्वेश्चन और इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आपका सही आंसर दोस्तों नीति शतकम हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति शतकम ये आपकी यहीं से ली गई उक्ति है। और यहां पर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं दोस्तों, नीति शतकम के रचनाकार कौन है, ये आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। लगातार क्लासेस देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन, उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा के लिए कौन से संस्कृत में कवि प्रयोग प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास, भारवी, दंडी या फिर माघ। तो दोस्तों हम लोग कालिदास जी का नाम सबसे ऊपर रखते हैं जहां भी उपमा की बात की गई हो, यानी कि हम किसी चीज को वर्णित करने के लिए उसे उपमा दे दें, उसे दूसरे की उपमा दे दें, ऐसे स्थान पर कालिदास जी का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान से सादृश्य प्रदर्शित किया जाता है। उपमेय और उपमान से क्या प्रदर्शित किया जाता है, सादृश्य यानी कि सीधे सीधे रूप से हम क्या प्रदर्शित करते हैं। उपमा, अनुप्रास या फिर रूपक या एमक, ये आपके अलंकारों के नाम दिए गए हैं। और जहां उपमेय उपमान की का वर्णन किया गया हो, एक दूसरे से रिलेट किया गया हो, वहां आपको याद रखना है क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। और आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया गया देखिए जल्दी से। 21 नंबर क्वेश्चन में कि संस्कृत विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। आप सभी लोगों को हमने ईवीएस की क्लास में भी बताया था, सबसे प्राचीनतम वेद की जब बात की जाएगी, सबसे प्राचीन वेद जो होता है वो कौन सा है, हमारा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद होता है। और इसमें मंडलों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत कुल मंडल जो होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। साथ ही साथ इसमें अगर मुख्य रूप से जो श्लोकों की बात की जाएगी वो आपके 1000
2028 मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। 10 मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी जानकारी इसके लौकिक साहित्य की अलग सी क्लास में आपको दे देंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से 4 आपको पर्यायवाची पद दिए गए हैं, एक सूर्य का नहीं है, 3 सूर्य के दिए गए। इनको पढ़िए, समझिए और आंसर करिए। तो मार्तंड, भास्कर, सविता और रजनीश, इनमें से कौन सा आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए देखिए, जल्दी से समझिए और आंसर करिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन रजनीश जो दिया गया है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि किसका होता है, ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। रजनीश किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, याद कर लीजिएगा। ये तीनों से भिन्न है, जो कि सूर्य के पर्यायवाची पद में नहीं आता है। 23 नंबर क्वेश्चन, अधिहरि में समास है। अधिहरि में कौन सा समास है, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय या फिर द्विगु समास। तो आपको पता होगा अधि क्या पद है, अधिपद जो है ये आपका अव्ययी भाव समास में आता, अव्यय पद होता है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अधिहरि में आपका अव्ययी भाव समास है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका जब हम लोग संस्कृत में विग्रह करते हैं तो हरौ इति के रूप में लिखते हैं, यानी कि हरि में, हरि के अंतर्गत आ जाता है। हरौ इति इसका विग्रह होता है, याद कर लीजिएगा। विग्रह इसका थोड़ा अलग है, इस वजह से इस पद को आप सभी के लिए लाना पड़ा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए जल्दी से। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि दिन छपा मध्य गतेव संध्या सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। दिन छपा मध्य गतेव संध्या, तो यहां पर आपको बताना ये किससे ली गई, नीति शतकम, रघुवंशम, मेघदूतम या फिर कुमार संभवम। 24 नंबर क्वेश्चन है और यहां पर इसका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रघुवंशम। ये आपकी रचना जो है रघुवंशम कालिदास जी की प्राचीन प्रसिद्ध रचना है और ये इसमें से ली गई एक उक्ति है, याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच में ला रहे हैं। क्षेमेंद्र की रचना है, आचार्य क्षेमेंद्र के नाम से इनको जाना जाता है और इनकी रचना कौन सी है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से चूज करिए और सही आंसर बताइए। कवि कंठाभरण और इसके बाद आपका रस गंगाधर, इसके बाद रामचरित या फिर 10 रूपक। तो क्षेमेंद्र जी की जो रचना है वो आपका कवि कंठाभरण रचना है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके पूरे 25 क्वेश्चंस कम से कम समय में हमने कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करते हैं पूरी व्याख्या के साथ बताई गई ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। निश्चित तौर पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेंगे। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पुरानी क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, उनको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी सभी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।